हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पे करते हैं तैयारी सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों की। और फिलहाल यहाँ पे तैयारी चल रही है डीएड बीटीसी के नेक्स्ट लेवल, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सीटेट की और उसके साथ में अदर स्टेट टीटीज़ की। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ये वीडियो होने वाली है आपकी बहुत ही क्रूशियल, क्योंकि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। बिना देर के हुए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। हम बताते हैं ना, पिंक कलर जो है वो गर्ल्स के लिए है, ब्लू कलर जो है वो बॉयज़ के लिए। एक्चुअली मेरा तो कोई पिंक कलर फेवरेट नहीं है इसमें, बट सबसे बेस्ट इसमें जो पिंक है वो एकदम विजुअल होके आता है, इसी वजह से मैंने पिंक यूज़ किया है। तो जेंडर प्रासंगिकता, विकसित जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सिद्धांत। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये दिखाता है आपका कि भाई ये जो है ना जेंडर रूढ़िवादिता, इसको दिखाता है। ठीक है। अब खिलौने, पहनावे की वस्तुएं हो गई, घरेलू की सामग्रियाँ, घरेलू मतलब घर की सामान हो गया, व्यवसाय हो गया। मतलब देखो व्यवसाय में भी देखो गर्ल्स को बोलते हैं ना होम साइंस लेके पढ़ो, बॉय है तो उसको कुछ और बोलेंगे लेके पढ़ो। तो जेंडर रूढ़िवादिता ये जो है वो इसको प्रदर्शित करता है। और लैंगिक रूढ़िवादिता में होता क्या है, किसी लिंग विशेष को कार्य विशेष से या फिर किसी खास भूमिका से जोड़ के उनको जो है वो देखा जाता है। तो लैंगिक रूढ़िवादिता जो है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो समाज को जो है वो गतिहीन और रुग्णता की दिशा में जो है वो लेके जाता है। तो आपका जो यहाँ पे सी ऑप्शन है ना, ये सही है। तो इसी बात तो भाई बॉयज़ और गर्ल्स अपने अपना जो फेवरेट कलर है ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। चलिए बात करते हैं। यहाँ पे एक शिक्षक को चाहिए कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करती है, या फिर वह विशेष संस्कृति और समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, या फिर वो जो है वो विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। देखिए यहाँ पे बात करें, एक शिक्षक को कक्ष में जो है वो छात्रों के बीच यह संप्रेषित करना चाहिए, ये कन्वर्जेशन करना चाहिए कि वो जो है वो कक्ष में सभी संस्कृतियों का जो है वो सम्मान करे, सबको जो है वो इक्वल लेवल का जो है वो इम्पोर्टेंस दे, जो भी कल्चरल रिस्पेक्ट्स है उसको इम्पोर्टेंट दे। ऐसा नहीं कि भाई तुम्हारा कल्चर अच्छा है इसका कल्चर बेकार है। ठीक है। तो उसे जो है वो वर्ग विशेष, समुदाय, संस्कृतियों के बच्चों को बढ़ावा ना दे, ताकि छात्रों के बीच जो है वो सांस्कृतिक जो भी विभिन्नताएं और विविधताओं की अनदेखी है वो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। क्योंकि कक्ष में सभी समुदाय के बच्चे आते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है वो उनको अनदेखी कर देंगे हम, या फिर किसी बच्चे को ज़्यादा तुलना करेंगे या फिर बढ़ावा देंगे, किसी समुदाय को स्पेशली बोलेंगे भाई ये वाला जो है वो बहुत बढ़िया है, इनका बेकार है। तो ये सारी जो है ना फिर बच्चे के अंदर क्या है, हीन भावना आने लगती है। तो एक शिक्षक को यही चाहिए कि वो जो कन्वर्सेशन करे वो ऐसा हो कि कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करे, सभी जो है वो कल्चर्स को रिस्पेक्ट दे इक्वली, और जो है वो उनको इम्पोर्टेंस दे। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से भाई संरचनाओं में से एक शिक्षा का अधिकार जो यहाँ पे है अधिनियम 2009, ये किसकी वकालत करता है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है वो किसकी वकालत करता है, यहाँ पे पूछा है मुख्य धारा शिक्षण की, एकीकृत शिक्षा की, पृथक्करण की, या फिर समावेशी शिक्षा की। देखिए इस सब का उत्तर तो हमने मतलब बार बार हम कर चुके हैं, तो अब तो बताने की जरूरत ही नहीं है। समावेशी शिक्षा इसका उत्तर होना चाहिए। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। तो शिक्षा का जो अधिकार है 2009, ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनको 8th तक जो है वो फ्री में एजुकेशन देनी है और कंपलसरी देनी है। ठीक है। यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की वकालत करता है ये, चाहे वो बालक हो या बालिका अथवा किसी भी वर्ग का हो। यानी कि ये क्या है, समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, जहाँ पे सबको समान वर्ग को जो है वो यहाँ पे इंक्लूड करना। ये नहीं कि भाई मतलब ये कोई फिजिकली चैलेंज रहता तो उसको फिर भगा दो, ऐसा नहीं, सबको यहाँ पे लेना है। तो जिसमें सामान्य एवं अशक्त वर्ग के सभी बच्चों को जो है वो शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की यहाँ पे। तो डैश जो है ये विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, मुख्य धारा शिक्षा, या फिर विशेष शिक्षा। देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये भी बात करता है यहाँ पे समावेशी शिक्षा ही, है ना, क्योंकि यही जो विचारधारा है कि सभी बच्चों को जो है नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो यहाँ पे जो है वो ये बी ऑप्शन की तरफ इंडिकेट करता है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो कहता है भैया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम जो है वो घटित होता है। तो अन्वेषण और पारस्परिक क्रिया, कंठस्थीकरण एवं स्मरण, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन। कंठस्थीकरण एवं बोलते हैं ना स्मरण, ये जो है आपका ये एक मतलब बोलते हैं ये सार्थक नहीं है, ये सार्थक अधिगम हो ही नहीं सकता। कंठस्थ करना मतलब
रटंत तोता विद्या वाली बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है ये अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं हो सकती है। तो इस प्रक्रिया का अधिगम जो होता है वो अस्थायी और क्षणिक होता है, मतलब आपको थोड़े टाइम के लिए याद हो जाएगा, फिर आपको बोलते हैं ना वो आपको ट्रिक्स से याद करवाते हैं। तो ट्रिक को भी लर्न करने के लिए ना आपको एक न्यू स्टोरी लर्न करनी पड़ती है। बेटर है कि जो चीज़ है वो जो कंटेंट है उसको लर्न करो यार। अब उस चीज़ को आपको लर्न करने के लिए एक नई स्टोरी लर्न करनी पड़ी, अगर पता चला वो स्टोरी भूल गई आपको स्टार्टिंग की, पूरा बोलते हैं ना डब्बा गोल। बेटर है कि कंटेंट पे जो है वो ध्यान देना चाहिए। ट्रिक्स वगैरह से बहुत लोग याद करते हैं, तो हर जगह पे ट्रिक्स काम नहीं आती, बहुत जगह पे काम आ जाती है। तो इससे जो है वो मानसिक विकास नहीं हो पाता है बच्चे का, और जिससे छात्र जो है वो उसके व्यवहार में परिवर्तन ही नहीं हो पाता है। और अन्वेषण और पारस्परिक क्रिया हो गई, पुनरावृत्ति और अभ्यास हो गया, निर्देशन एवं संचालन हो गया, इसके द्वारा घटित जो भी अधिगम है वो एक सार्थक अधिगम की मुख्य प्रक्रिया जो स्थायी होती है। और इसमें जो है वो मानसिक विकास भी जो बच्चे का वो एकदम सुचारू रूप से मतलब जो है चलते रहता है। यहाँ पे पूछा था आपको कि भाई जिसके द्वारा सार्थक अधिगम जो है वो घटित होता है, ये एक इसकी मुख्य प्रक्रिया नहीं है। तो जो नहीं है वो है आपका कंठस्थीकरण और स्मरण। क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? प्रतिभाशाली, अधिगम अशक्तता, सृजनात्मक, अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम। स्तंभ ख में कुछ चीज़ें लिखी हैं। धारा प्रवाह पढ़ने में कमी है, मूल संसाधनों के बारे में सोच सकता है, आसानी से विचलित होने की आदत, या फिर शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। तो यहाँ पे कूट दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शंस यानी कि 1 2 3 4 ऐसे लगाना है आपको कौन सा सही है। तो चलिए आइए पहले तो देख लेते हैं कौन सा कहाँ पे मैच करता है। चलिए मैच कर लेते हैं पहले। प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होगा वो शीघ्रता से सीखता है, हम सबको पता है। तो पहले के लिए ये 4th जाता है, यानी कि ये वाला। तो शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता, यानी बहुत ज़्यादा फास्ट लर्न करता है वो, और एकदम फ्रीली लर्न करेगा, है ना, एकदम फ्रीली स्वतंत्र रूप से जो है वो सीखने की उसके अंदर जो है वो कैपेसिटी रहेगी। अधिगम अशक्तता वाला जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा होगा वो उसके अंदर क्या होगा, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी हो सकती है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा ये। सृजनात्मक यानी कि जो क्रिएटिव है वो मूल संसाधनों के बारे में सोच सकता है, जी बिल्कुल, यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन है ये हो जाएगा। और अवधान कमी या तो अति सक्रियता और व्यतिक्रम, ये कह सकते हैं कि भाई जो जिसके अंदर ध्यान की कमी है, अवधान की कमी है, वो बच्चा जो है वो आसानी से विचलित हो सकता है, विचलित होने की उसके अंदर आदत हो सकती है। तो ये ऑप्शन हो गया डी। यानी एक बार हम सबको मिला के पढ़ लेते हैं। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है वो शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखता है। अधिगम अशक्तता वाला बच्चा जो है वो धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, सृजनात्मक यानी कि मूल संसाधनों के बारे में सोच सकता है, अवधान कमी और अति सक्रियता और व्यतिक्रम, ये जो है वो आसानी से बच्चा जो है वो इसके अंदर विचलित होने की आदत हो सकती है। तो यहाँ पे जो कूट आपका बैठ रहा है एकदम सही, वो हो जाएगा आपका फर्स्ट का 4th है। तो फर्स्ट का 4th तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस में दिया है, और सेकंड का आपका अधिगम अशक्तता का आपका फर्स्ट था, यानी कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका सी। चलिए बात करें यहाँ पे अब अगले क्वेश्चन की। बच्चे जो है वो प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, तो जब क्या वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, या फिर शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूपेण नियंत्रित करता है, या फिर वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, या फिर वे शाम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। देखिए बच्चा जो है वो प्रभावी रूप से तभी सीख सकता है जब वो विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से, मतलब होता है ना एक एक्टिव पार्टिसिपेशन, जब वो खुद से लेने लगता है तभी बच्चा जो है सबसे बेस्ट तरीके से सीख सकता है। तो अपना ए ऑप्शन है ना, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में एक्टिव रूप से, सक्रिय रूप से जब वो पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, तब वो सीखते हैं प्रभावी रूप से। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे तो बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए, मुझे तो नहीं लगता है ऐसा। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जी बिल्कुल। पूछने के लिए हतोत्साहित, वापस से नेगेटिव कमेंट है ये, और पूछने की अनुमति ही नहीं देनी चाहिए, भाई पूछना ही नहीं है तुमको, ये भी जो है वो नेगेटिव कमेंट है। तो फिर यहाँ पे जो है वो पूछने के लिए उनको क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, हम सबको पता है। तो यहाँ पे जो बच्चा है उसको कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ताकि प्रश्न के द्वारा क्या होता है, अधिगम और आगे बढ़ता है, और उसके अंदर विद्यार्थी के अंदर जो वो चिंतन की जो क्रिया है वो चलती है, ताकि उसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होते चले। ये नहीं तो ये ऐसे क्यों होगा सर, ये ऐसे क्यों होगा टीचर, तो उसे पता चलता कि चीज़ें ऐसी क्यों होती हैं, तो उसके अंदर भी जिज्ञासा होती है फिर पढ़ने के लिए। नहीं तो फिर पता चला बस पूछ लिया कि टीचर ने लास्ट में पूछा हाँ एवरीबडी अंडरस्टूड, यस मैडम, फिर मैडम तो चली जाती है, अब बच्चे के दिमाग में हो चाहे नहीं हो।
तो पूछने के लिए प्रेरित करना यानी बच्चों को कक्षा में प्रश्न जो है वो पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार जो अधिगम है वो क्या है, डैश है। तो यहाँ पे जो संरचनात्मक अधिगम है इसके हिसाब से क्या है, ये अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है, या फिर ये एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, या फिर एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, या फिर जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है। तो देखिए यहाँ पे ये बात करता है कि ये जो है वो एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है ये, यानी कि बी ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम जो होता है वो एक सक्रिय यानी कि एक्टिव और सोशल, है ना, ये जो है वो सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। तो संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत को अन्वेषण सिद्धांत या फिर हम कह सकते हैं ना संरचनात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज यहाँ पे जो होता है ना व्यक्ति के अंदर, उससे जो है इसको अवगत कराना चाहिए। और क्योंकि वो एक बार में जो वो अगर स्ट्रक्चर को सीख जाता है, संरचना को समझ जाता है ना, तो वो भविष्य में मतलब इन फ्यूचर तो वो कभी भी जो है वो कोई मिस्टेक्स नहीं करेगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका जो है वो बिल्कुल सही है। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं और सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, या फिर उनका उत्साह जो वो भंग हो जाता है और वे दबाव में आ जाते हैं। तो देखिए जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है यानी पॉजिटिव जो है विश्वास हो जाता है, तब विद्यार्थी क्या करता है, तो विद्यार्थी जो है वो सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। सिंपल है भाई, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और होता क्या है यहाँ पे, शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों की योग्यताओं को परख लेता है, यानी उसको पता चल गया कि वो यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव सोच की बात कर रहा है ना, तो ये क्या है, उसकी जो कमियां हैं, उसके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उसको बताते वो शिक्षण कार्य फिर वो कराता है टीचर, और जिससे विद्यार्थी का जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, ये इससे प्रेरित होकर जो है वो शिक्षण को ग्रहण करता है। अगर आपके कोई अच्छे टीचर्स होंगे आपके साथ तो आपको पता होगा कि वो टीचर आपको आपके अंदर की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों आपको बताएंगे। ये नहीं कि सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए आपको अच्छा बोलेंगे, आपके अंदर जो बुराइयाँ हैं ना वो भी अगर टीचर आपको बताता है आपके सामने, दैट मीन्स कि ही इज़ अ परफेक्ट टीचर। और वो आपको इसलिए नहीं बताता है कि आपको डिमोटिवेट कर पाए, इसलिए ताकि वो आप उसको जो है वो ओवरकम कर पाए। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि बच्चों की गलतियां जो है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे जो है वो कितने लापरवाह हैं, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, या फिर अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। देखिए यहाँ पे बच्चों की जो गलतियां हैं वो अधिगम का एक भाग है, हम कह सकते हैं एक पार्ट है, एक हिस्सा है, तथा उनके विचारों में जो एक अंतर्दृष्टि है वो देती है ये। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑप्शन डी की। तो बच्चों की जो गलतियां हैं वो अधिगम का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, एक भाग है, और उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। अब शिक्षक को इसे स्वीकार करना चाहिए क्योंकि गलतियां और उससे सीखने की प्रक्रिया जो है ये अहम हिस्सा होती है, ये जो है इसमें मेन इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। तो सीखना एवं त्रुटि जो है इसके मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के हिसाब से अगर देखें तो ये जो E.L. थर्नडाइक जी अपने हैं ना, वो क्या कहते हैं कि भाई व्यक्ति जो है वो अपनी गलतियों और अभ्यास के द्वारा ही नया व्यवहार सीखता है। वो जो अपनी मिस्टेक्स है, अपनी लर्निंग है, उसी के थ्रू जो है वो न्यू बिहेवियर को क्रिएट करता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई मूल्यांकन को वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, या फिर अलग अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, या फिर केवल नंबरों के संदर्भ में ही करना चाहिए। तो देखिए मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, एक हिस्सा होना चाहिए, एक पार्ट होना चाहिए, क्योंकि मूल्यांकन जो है वो एक सतत प्रक्रिया है और एक शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। और सतत मूल्यांकन में छात्रों के प्रदर्शन को औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से आंका भी जाता है। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है ना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक हिस्सा होना चाहिए, एक भाग होना चाहिए, एक पार्ट होना चाहिए। तो ये जो शिक्षण है इसके साथ साथ ये जो है वो चलता रहता है, और छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक जो है वो अवलोकन, साक्षात्कार और स्वपाठी आकलन, समूह कार्य, परियोजना तकनीकों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी है ये करेक्ट होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की यहाँ पे। तो यहाँ पे ये अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि भाई नीचे लिखी हुई स्थिति के किस सिद्धांत को ये जो है वो चीज़ें दर्शा रही है। एक एग्जाम्पल हमको दिया और पूछा कि ये जो है वो सिद्धांत किसको दर्शा रहा है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। तो जब उनमें जो है वो प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। तो ये क्या चीज़ को दर्शा रहा है, आनुवंशिकता और पर्यावरण संबंधित ये नहीं है, या फिर संज्ञान एवं संवेग
अलग नहीं है, या फिर संज्ञान संवेग संबंधित नहीं, या फिर आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग अलग नहीं है। देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं क्या बताना चाहती है, यहाँ पे जो विद्यार्थी है अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं और वो महसूस करता है कि भाई पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं हम, तो हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें जो वो बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। अब ये युक्ति क्या है, इस सिद्धांत को प्रदर्शित करती है कि भाई जो संज्ञान एवं संवेग ये चीज़ें जो है वो अलग अलग नहीं हैं। ठीक है, अब संवेग और संज्ञान में नकारात्मक सहसंबंध होता है। सांवेगिक दिशा में क्या है, व्यक्ति की विचार प्रक्रिया या तो शिथिल हो जाएगी या तो लुप्त प्राय हो जाएगी। बुद्धि, विवेक, चिंतन एवं तर्क प्रक्रिया का उसके व्यवहार पे पूर्ण नियंत्रण रहता ही नहीं है। यही कारण है कि उच्च सांवेगिक दशा जो होती है उसमें व्यक्ति अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है। तो इसलिए बोलते हैं ना, ज़्यादा सेंटीमेंट हुआ करो, सेंटीमेंट्स को जो है वो साइड में रख के चीज़ों को करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना बहुत जल्दी सेंटी हो जाते हैं, बहुत जल्दी सेंटीमेंट्स को अपने लेके आ जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, तो ये चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा इमोशनल भी हो जाता है इंसान तो उसकी जो परफॉर्मेंस है उस पर बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है। अगर आपने कभी ऐसा फील किया होगा तो ज़रूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे तो एक शिक्षक जो है वो बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। बच्चों को समस्या के बारे में सहजनाभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर या फिर पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके या फिर पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। देखिए यहाँ पे जो टीचर की बात हो रही है ना, वो सक्षम बनाने के लिए उनको बच्चों को प्रोत्साहित कर रही है। तो प्रोत्साहित करने के लिए वो क्या कर सकती है, यहाँ पे वो जो है वो एक शिक्षक जो बच्चे को प्रभावी रूप से समस्या समाधान करने के लिए अगर सक्षम बनाना चाहती है, कैपेबल बनाना चाहती है, तो वो बच्चों को समस्या के बारे में सहजनाभूत अनुमान लगाने के लिए, यानी कि सहज प्रक्रिया से जो है वो अपनी अनुभूति के हिसाब से वो बोलेगी अनुमान लगाओ और उनके बहुविकल्पों को देखने के लिए जो है वो उन्हें जो है वो मोटिवेट करेगी, प्रोत्साहित करेगी। तो जो आपका ए ऑप्शन है यहाँ पे ये करेक्ट है। तो क्योंकि बच्चे जो है वो स्वयं सक्रिय अन्वेषण समस्या समाधान करता होते हैं, खुद ही सर्च कर पाते हैं, तो शिक्षक को छात्रों के सामने क्या करना है, खाली समस्या को प्रस्तुत कर देना है और वे जो है वो स्वयं उनका समाधान करने के लिए उनको जो है वो प्रोत्साहित करना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन की। तो अंतिम क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है निम्नलिखित में से ये किसका उदाहरण है। परंपरागत विधि, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, निगमनात्मक विधि या फिर अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। देखिए ये मेरा चैनल नहीं आपका भी चैनल है, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि हमें भी पता है अच्छे काम करके हर किसी को खुशी मिलती है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे आंसर की। तो आंसर हमारा क्या कहता है कि ये विधियाँ जो दी गई हैं यहाँ पे ये है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, यानी कि हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन डी की। तो इसका तात्पर्य ऐसी विधि से है जहाँ पे अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता की जो पहल है और प्रयास है दोनों सम्मिलित रहते हैं। अब इससे अधिगमकर्ता में जो रुचि एवं उत्साह है ये बना रहता है और वे अपने अधिगम क्रिया को जो है वो सहजता पूर्वक कर सकता है। तो अधिगम की जो परंपरागत विधि है ना, इसके अंदर कौन कौन सी विधि आती है पता है आपको। व्याख्यान विधि आ जाती है जिसको हम कहते हैं स्पीच मेथड, फिर प्रवचन विधि आ जाती है जिसको हम कहते हैं लेक्चर मेथड, फिर कथन विधि आती है जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट मेथड। तो ये सब क्या है, अंतर्व्यक्ति तो बुद्धि के तात्पर्य क्या होता है, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का जो कौशल होता है ना वो होता है। और यहाँ पे जब बात हो रही है डिडक्टिव मेथड की, तो डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, निगमनात्मक विधि में क्या होता है, पहले नियम बता देते हैं फिर बाद में उदाहरण देते हैं, तो नियम की पुष्टि तो पहले ही हो जाती है। तो इस विधि में सिद्धांत को जो है वो पहले बता दिया जाता है, बाद में उस सिद्धांत का प्रयोग बताया जाता है। तो इस विधि में सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं और इस विधि का प्रयोग जो है वो हायर लेवल की क्लासेस में किया जाता है, उच्च कक्षाओं में किया जाता है, यानी कि अज्ञात से ज्ञात की ओर यहाँ पे चलते हैं, अमूर्त से मूर्त की ओर यहाँ पे चलते हैं। बहुत बार पूछता है कि निगमन जो विधि है वो किससे अज्ञात से ज्ञात की ओर है, किससे है अज्ञात से ज्ञात, और किससे अमूर्त से मूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट की ओर है, ठीक है, और अज्ञात से ज्ञात की ओर यानी कि अननोन टू नोन की तरफ। तो यहाँ पे निगमनात्मक विधि ये थी। और यहाँ पे पूछा है कि भाई विधियाँ जिसके प्रयोग से विद्यार्थियों की स्वपहल का प्रयास शामिल है, ये है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, यानी कि डी ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर रहे थे। तो चलिए आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।